चीन ने हमेशा पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है और आज भी हमारी जनता इस बात को नहीं समझती। सस्ते के चक्कर में भारतीय जनता चीनी प्रोडक्ट्स का प्रयोग बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से। दिए नहीं खरीद सकती, दिए के रूप में बत्तियां जरूर खरीद लेगी। 5 रुपए महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम चीन को फायदा जरूर पहुंचा सकते हैं। समझ में आई बात? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता आज तक भारत अपना फोन क्यों नहीं बना पाया। तो पहले ही बता दिया है, सब कुछ बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। आप हर चीज बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। पर कब्जा करना भारत और चीन की दोस्ती में सबसे बड़ा खटास का कारण बनता है, क्योंकि तिब्बत भारत और चीन की सीमा को डिफाइन करता था। तिब्बत भारत और चीन की सीमा के बीच में एक बहुत बड़ा मीडिएटर था। अब हम चल रहे हैं समझने भारत के पड़ोसियों से भारत के संबंधों को। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि हमारे 2 सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सब कुछ बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। आप हर चीज बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये जानिए आप। तो भारत आजाद होता है और उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी समय काल में उसके साथ 2 और देश आजाद होते हैं। एक तो बनता है और एक आजाद होता है। भारत के साथ पाकिस्तान तो आजाद होता ही होता है, ठीक है। और उसी के साथ हमसे 2 साल बाद चीन भी एक देश के रूप में उभरता है। शुरुआती सालों में चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही मैत्रीपूर्ण रिश्ते होते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद हमारे और चीन के रिश्तों में खटास आ जाती है। क्यों आती है, कैसे आती है, यही हम चल रहे हैं आज की क्लास में समझने। इसीलिए आज के टाइटल क्या है? चीन के साथ शांति और संघर्ष। ठीक है। आप सब जानते हैं कि भारत का सबसे पहला युद्ध अगर किसी के साथ होता है तो वो चीन के साथ होता है और 1962 में होता है। तो ये युद्ध की परिस्थितियां, जो 2 देश भाई भाई बने बैठे थे, उनके बीच में युद्ध क्यों हुआ, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, कारण को नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि युद्ध हुआ क्यों। ठीक है। और युद्ध हमेशा एक कारण से होता है। जैसे पाकिस्तान से हमारे युद्ध होते हैं, उनमें भी एक कारण छिपा है। बिना कारण के कुछ नहीं होता, ये बात जान लो। हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है और एक कारण होता है, इसीलिए वो काम किया जाता है। हमारा कुछ उद्देश्य होता है, दूसरे का कुछ उद्देश्य होता है। चीन का हमेशा उद्देश्य अलग रहा है, हमारा उद्देश्य अलग रहा है। पाकिस्तान का उद्देश्य अलग रहा है, हमारा उद्देश्य अलग रहा है। हमने कभी भी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया। सबने हम पर पहले आक्रमण किया, फिर हमने अपनी रक्षा के लिए आक्रमण किया है। तो चलिए समझते हैं। पहले तो चीन के साथ हमारे रिश्ते, शुरुआती रिश्ते कैसे थे और ये शुरुआती रिश्ते कैसे खराब हुए और क्यों चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आजाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की। पाकिस्तान के साथ हमारी शुरुआत बहुत खटासपूर्ण रही, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं था। चीन के साथ हमारा रिश्ता जो प्रारंभ हुआ बहुत ही दोस्ताना, बहुत ही अच्छा। हिंदी चीनी बाई बाई के नारे भी लगते थे, बहुत अच्छा था। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये जो हिंदी चीनी बाई बाई थे, ये कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए, यही जानना है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। सुनना, चीनी क्रांति, ये अंडरलाइन करना, चीनी क्रांति 1949 में हुई थी।
इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक था। सबसे पहले चीन को एक देश के रूप में मान्यता किसी ने दी? तो किसने दी? भारत ने दी। और चीन में कौन सी सरकार थी? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। तो भारत ने ही चीन को एक देश के रूप में सबसे पहले मान्यता प्रदान की। ठीक, आगे सुनिए। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की। नेहरू के कुछ सहयोगियों मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। सरदार पटेल जी को चीन की नीयत पर हमेशा ही शक था, लेकिन नेहरू जी ऐसा नहीं सोचते थे। नेहरू जी का मानना था कि अभी नया नया बना है, दुश्मनी नहीं दोस्ती करते हैं, क्योंकि अभी हमें भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम सबसे लड़ते फिरे। सबसे लड़ना सही नहीं है। आपकी बात मैं मानता हूं पटेल जी, लेकिन अभी हमारी स्थिति नहीं है कि हम सबसे दुश्मनी मोल लेकर चले। तो इसीलिए नेहरू जी ने चीन के साथ दोस्ताना रिश्ता अपनाया और चीन की जो सीमा, चीन से लगती सीमाओं पर, ये जो चीन से लगती सीमाएं हैं हमारी, यहां पर हमने अब इंडियन आर्मी को ना खड़ा करके किसको खड़ा किया? अर्धसैनिक बलों को, जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसे है ना, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस को खड़ा किया, या फिर उस राज्य की ही पुलिस को खड़ा कर दिया। राज्य पुलिस मतलब समझ गए, स्टेट पुलिस को खड़ा कर दिया। वहां पर हमने स्पेसिफिकली आर्मी को डिप्लॉयड नहीं किया, हमने वहां की सुरक्षा वहां के स्टेट पुलिस के हाथों सौंप दी, जिसको लेकर सरदार पटेल जी बहुत ही नाखुश थे। उनका मानना था कि चीन पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, और यही नेहरू जी से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यही नेहरू जी से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। चीन के मंसूबे कभी भी भारत के प्रति सही नहीं थे। सरदार पटेल जी इस बात को बखूबी जानते थे, लेकिन नेहरू जी का मानना था कि हम सब पर अगर शक करते रहेंगे तो देश आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हम अपने ही आस पड़ोस में सबको अपना दुश्मन बना लेंगे तो देश को चला पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए सरदार पटेल जी को नेहरू जी की बात को मानना पड़ता है और वहां पर उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि भारत और चीन के रिश्ते बहुत अच्छे थे। सरदार पटेल जी सचेत करके गए थे नेहरू जी को कि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, फिर भी नेहरू जी ने कर लिया, और वही सबसे बड़ी गलती हो गई। आइए समझते हैं आगे। चीन का आक्रमण 1962, चीन ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? आइए इस बात को बखूबी समझते हैं। और आप सब जानते हैं कि 1962 में विश्व में क्या चल रहा था, याद है कि नहीं है? 1962 में क्या हो रहा है? शीत युद्ध तो है ही है, और क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध का चरम बिंदु है ना। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ है? 1962 में। तभी चीन की हिम्मत पड़ पाई कि वो भारत पर आक्रमण करे, नहीं तो चीन हिम्मत भी नहीं कर पाता भारत पर आक्रमण करने की। क्यों? क्योंकि दोनों महाशक्तियां इंगेज थी। दोनों महाशक्तियां कहां इंगेज थी? आपस में, जिस कारण से कोई भी महाशक्ति उस समय भारत की मदद करने के लिए तैयार नहीं थी भाई, क्योंकि वो आपस में ही लड़े रहे, तो कहां से वो भारत की मदद कर पाएंगे। पैसिफिक टाइम चुना चीन ने, और तभी चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे कि भारत किसी के सामने मदद भी ना मांग पाए।
किसी से मदद ना मांग पाए। समझ में आई बात? ये बात याद रखना। इसीलिए चीन ने 1962 में ही उस काम को अंजाम दिया, नहीं तो और कभी घटनाएं और भी पहले हो रही थी, लेकिन तब उसने ये काम नहीं किया। उसने स्पेसिफिकली 1962 को ही चुना। क्यों चुना मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उस समय दोनों महाशक्तियां क्यूबा में भिड़ी हुई थी। ठीक, आगे सुनना भी। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में दो कारणों से खटास आई। अंडरलाइन करना, दो कारण कौन से जिनके कारण चीन और भारत के रिश्ते में खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। सुन लिया? चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ये तिब्बत अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र था, ये किसी का पार्ट नहीं था, न भारत का और न ही चीन का। पर चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और जब तिब्बत पर कब्जा हो गया तो भारत ने इसका विरोध किया। और जो तिब्बत के धार्मिक रूप से राजा थे दलाई लामा, और भारत से उन्होंने जब शरण मांगी तो भारत ने उन्हें शरण प्रदान कर दी। और यही सबसे बड़ा कारण बनता है भारत और चीन के दोस्ताना रिश्ते में खटास पैदा होने की सबसे बड़ा कारण बनता है। आगे सुनिए। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था वह खत्म हो गया। भारत और चीन के बीच में कभी सीमा विवाद होता ही नहीं अगर तिब्बत बना रहता, क्योंकि तिब्बत वो था, मीडिएटर था भारत और चीन की सीमा के बीच में। और जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो भारत की सीमाएं भी संकट के दृष्टि में आ गई थी, क्योंकि चीन हमेशा से अपनी क्षेत्रीय भूमि को बढ़ाना चाहता है और दुनिया के बड़े से बड़े क्षेत्रफल को अपना बनाना चाहता है। चीन की हमेशा से यही दृष्टि रही है। चीन अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बताता है, उत्तराखंड को भी अपना बताता है, हिमाचल को भी अपना बताता है और लद्दाख को तो अपना बताता ही है। आफ्टर दैट जब उसने तिब्बत को अपने अधीन कर लिया तो, और यही सबसे बड़ा कारण बनता है तिब्बत पर कब्जा करना भारत और चीन की दोस्ती में सबसे बड़ा खटास का कारण बनता है, क्योंकि तिब्बत भारत और चीन की सीमा को डिफाइन करता था। तिब्बत भारत और चीन की सीमा के बीच में एक बहुत बड़ा मीडिएटर था, जिस कारण से भारत को कभी किसी बात के लिए अपनी सीमा के लिए कोई झंझट नहीं था। लेकिन जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो भारत को भी अपनी सीमा की चिंता सताने लगी और भारत ने तिब्बत पर चीन का कब्जा करने पर चीन की आलोचना की विश्व पटल पर। आगे सुनिए। शुरू में भारत ने चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। बहरहाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है और यही वो तत्कालिक घटना बनती है जिसके कारण चीन आग बबूला हो जाता है कि भारत ने कैसे मेरे दुश्मन दलाई लामा को अपने घर में शरण दे दी। भारत मेरे अंदरूनी मामले में इंटरफेयर कर रहा है और भारत ने तो कभी माना ही नहीं कि तिब्बत तेरा है भाई, तो तेरा इंटरनल मैटर कैसे हो जाएगा। और जब कोई किसी आपसे कोई आपके दरवाजे पे आकर कह रहा है भाई मैं मुसीबत में हूं, मुझे अपने घर में रख लो, तो आप नहीं रखोगे, कोई भी रखेगा। और हमने दलाई लामा को इसीलिए राजनीतिक शरण प्रदान कर दी क्योंकि वो मुसीबत में थे और चीन उनके साथ गलत कर रहा था
और यहीं से भारत और चीन के रिश्ते में खटास पैदा हो गई जब दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण प्रदान कर दी और इस घटना ने ही चीन और भारत के रिश्ते में 36 का आंकड़ा पैदा कर दिया और फिर भारत ने वैश्विक पटल पर चीन की तिब्बत पर कब्जे वाली बात को उठाना प्रारंभ कर दिया। और आज भी देखो आप, तिब्बत की जो वास्तविक जनता है उनको मारा जा रहा है और तिब्बत में चीनी जनता को बसाया जा रहा है। तिब्बत के लोग चीन के लोगों में बहुत अंतर है, यही हमारे देश की जनता को भी नहीं पता। और चीन वहां पर सामान्य लोगों को नहीं बसाता, चीन वहां पर सेना से संबंधित लोगों को ही बसाता है, जिसकी वो लोग कभी भी चीन के विरुद्ध सोचे ही ना किसी भी हालत में। और चीन दलाई लामा के रूप में एक नए बच्चे को ट्रेन भी कर रहा है कि दलाई लामा जब मरेंगे तो दलाई लामा के रूप में उस बच्चे को वो बिठाएंगे, क्योंकि तिब्बत में ना दलाई लामा का पद ही सबसे महत्वपूर्ण पद होता है और दलाई लामा ही उनके राजनीतिक धार्मिक दोनों गुरु होते हैं। वो ही देश के वास्तविक राजा माने जाते हैं। दलाई लामा को ही तिब्बत का राजनीतिक भी और धार्मिक गुरु दोनों ही माना जाता है। तो जब दलाई लामा ने भारत में शरण मांग ली तो चीन इससे आग बबूला हो गया कि भारत, तू मेरा दोस्त होके तूने कैसे मेरे दुश्मन को अपने घर में शरण दे दी। तो भाई तिब्बत भी तो हमारा दोस्त था ना, तिब्बत भी तो हमारा दोस्त है, तो हम तिब्बत को क्यों नहीं देंगे शरण? तेरी लड़ाई है, मेरी थोड़ी ना लड़ाई है उससे। भाई तुम दोनों की लड़ाई है, तुम दोनों की लड़ाई में मैं क्यों पिसूं? अगर वो मुझसे मांग रहा है मदद तो मैंने उसे मदद दी, तू भी यहां मदद मांग, मैं तेरे को मदद करा, तू तो कहने वाली बात है। भाई दो दोस्तों के बीच में लड़ाई होगी तो उसमें तीसरा दोस्त क्यों पीछे? लेकिन चीन इस चीज को गलत लेता है और चीन इससे आग बबूला हो जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आगे सुनो, आगे क्या है? इससे कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मसला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता। चीन किसी भी स्थिति में अपनी जमीन का एक टुकड़ा किसी को देने को तैयार नहीं था और चीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा किए गए सीमा विवादों पर काम को मानने से साफ इनकार कर रहा था। और भारत कह रहा था भाई पहले ही सेटल हो गया तो अब क्यों विवाद खड़ा करना? देखो, उसे विवाद इसलिए खड़ा करना था क्योंकि उसे भारत से बदला लेना था कि तूने दलाई लामा को क्यों शरण दी, तूने दलाई लामा को क्यों शरण दी, इस चीज के लिए उसे बदला लेना था। और सीमा विवाद तो सिर्फ एक बहाना था, सीमा विवाद तो मैं मानता हूं एक बहाना था, असली काम था दलाई लामा को शरण क्यों दी। उसका मानना था कि भारत को दलाई लामा को शरण नहीं देनी थी, दलाई लामा को शरण नहीं देनी थी। किसका मानना था? चीन का, कि तू मेरा दोस्त होकर तूने दलाई लामा को शरण क्यों दी। और वो ये भी मानता था चीन कि अंग्रेजी सरकार के समय हुए फैसले को हम नहीं मानते। अब भाई क्यों नहीं मानते? जब अंग्रेजी सरकार थी तब तो उनके तलवे चाट रहे थे, तब तो मान रहे थे आप सब बात उनकी, लेकिन जब चली गई और जब सारी संकट समाप्त हो गए तो अब तू बोल रहा है नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे भाई? क्यों नहीं मान रहे? तभी बोल देता नहीं मान रहा मैं, तब हम भी देख लेते तेरे को। चीन ने हमेशा पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है और आज भी हमारी जनता इस बात को नहीं समझती। सस्ते के चक्कर में भारतीय जनता चीनी प्रोडक्ट्स का प्रयोग बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से। दिए नहीं खरीद सकती, दिए के रूप में बत्तियां जरूर खरीद लेगी। 5 रुपए महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम चीन को फायदा जरूर पहुंचा सकते हैं।
समझ में आई बात? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता आज तक भारत अपना फोन क्यों नहीं बना पाया। इतने बड़े हमारे देश में मोबाइल इंडस्ट्री है, फिर भी हमारा खुद का कोई ब्रांड ही नहीं है मोबाइल का। कितने बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम सारे के सारे फोन चाइनीज फोन यूज कर रहे हैं। भाई इसमें मेरी भी गलती नहीं, मैं भी यूज कर रहा हूं। और यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे देश में अपना कोई ब्रांड ही नहीं है फोन का। कि है कोई? आज तक हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं। पहले था ये बंद हो गए। हाँ, माइक्रोमैक्स था, पता है मुझे, माइक्रोमैक्स खत्म हो गया। समझ रहे? लावा है, पता नहीं लावा चलता ही नहीं है ढंग से। समझ नहीं बात? नोकिया हमारा नहीं है, फिनलैंड का फोन है वो। ठीक है, फिनलैंड का फोन है वो। समझ नहीं बात? तो हमारे देश में अपना खुद का ब्रांड ही नहीं है फोन का। अब समझ में आ रही हो कि अपने देश के ब्रांड का होना क्यों जरूरी है किसी भी चीज में? क्योंकि जब अपने देश का ब्रांड होता है तो वो पैसा जो भी वो कमाता है वो हमारे देश में ही लगता है। समझ में आई बात? अब टाटा हमारे देश का ब्रांड है तो कुछ भी हो, टाटा कितना भी कमाएगा उस पैसे को यही इन्वेस्ट करेगा किसी भी रूप में, तो भारत की ही जनता को रोजगार मिलेगी। रिलायंस कुछ भी हो, कहीं का और नहीं है, भारत का है, तो रिलायंस को प्रमोट करना भारतीयों का काम है। क्योंकि अपना ब्रांड ज्यादा बढ़ना चाहिए। महिंद्रा हो गया, हमें महिंद्रा को ज्यादा, टोयोटा को कम यूज करना चाहिए, महिंद्रा को ज्यादा यूज करना चाहिए क्योंकि महिंद्रा हमारे देश का ब्रांड है। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें हमें खुद समझनी पड़ेगी और ये तभी समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे चीजों को। जब हम चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो चीन के विवाद का मुख्य विषय है सीमा विवाद और तिब्बत। सबसे बड़ा विवाद है तिब्बत। क्यों तिब्बत को भारत एक स्वतंत्र राज्य मानता है? चीन का कहना है कि भारत तिब्बत को चीन का पार्ट माने, लेकिन भारत इस बात को कभी नहीं मानता। भारत हमेशा मानता है कि तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य है। तिब्बत न चीन का है ना भारत का है। तिब्बत अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य राष्ट्र है। समझ में आई बात? तो इस बात से चीन बहुत ज्यादा खफा था। उसके अंदर ये आग जल चुकी थी और इसी आग के जलने के कारण चीन फिर 1962 में वो घटना कर बैठता है जिसकी हमने कभी सोची नहीं थी। सुनना, मुख्य विवाद चीन से लगी। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मसला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क बनाई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी लंबी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई। तो इन दोनों एरिया को लेकर सबसे ज्यादा, इस एरिया को, इसको लेकर और इस एरिया को लेकर भारत और चीन के बीच में सबसे ज्यादा विवाद हुआ। और 1957 से लेकर 1959 के बीच चीन ने इस एरिया के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया। और आज उसे किस नाम से जाना जाता है? अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। देखो, आप ये जान लो, भारत उस समय सैन्य रूप से बहुत कमजोर था और यह हकीकत है। यह हकीकत है। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय बहुत ज्यादा समस्याएं थी और आप समस्याओं से वाकिफ हो चुके हैं। और भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र था।
और लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भारत को पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में संतुलन साध के चलना था। भारत अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता था। भारत सरकार जो मन में आए वो नहीं कर सकती थी। देश के विकास के लिए देश राजशाही या तानाशाही में नहीं चल रहा था। राष्ट्र लोकतांत्रिक रास्ते पर चल रहा था और लोकतांत्रिक रास्ते पर चलने वाला देश बहुत सारी समस्याओं से जूझता है। नीतियां बनने में समय लगता है क्योंकि उसमें चर्चाएं होती हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें गलतियां निकाली जाती हैं और गलतियों को फिर सही किया जाता है। तो जो नीति तानाशाही में 2 दिन में बन जाती है उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बनने में 2 महीने लग जाते हैं। समझ में आई बात? वहां सिर्फ एक व्यक्ति वेरीफाई कर रहा है और नीति बन गई, और यहां पर आप पूरे संसद में उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। और आपको पहले ही बता दिया मैंने, जब जिस समय भारत आजाद हुआ है 1950 से लेकर 1965 तक का भारत का जो संसद थी, ये जो भारत की इस समय की संसद थी, ये बहुत ही शालीन संसद थी। इसमें हर विषय पर चर्चा होती थी और पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को बहुत अच्छे से सुना जाता था। आज जैसी स्थिति नहीं है कि विपक्ष को बाहर ही कर दो संसद से, ऐसी वाली स्थिति नहीं है। सस्पेंड नहीं कर दिया जाता था कि अगर कुछ सवाल पूछ लिया जाए सरकार से तो सरकार के जो अध्यक्ष बैठे हैं वो उन्हें बाहर ही कर दे, ऐसा नहीं होता था। उस समय बहुत ही शालीन तरीके से संसद को चलाया जाता था और पक्ष विपक्ष दोनों के सवालों को बहुत महत्व दिया जाता था। तो भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र था और जिस कारण से भारत में नीतियां उतनी तेजी से नहीं बन पा रही थी जितनी तेजी से बननी चाहिए थी, और भारत की आर्थिक समस्याएं चीन से कहीं ज्यादा थी। भारत की आर्थिक समस्याएं चीन से कहीं ज्यादा थी। विभाजन ने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, मैं पहले बता चुका हूं। विभाजन के कारण हमें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था, ये बात याद रखना। विभाजन के कारण हमें हमारी सेना को तैयार करने में लगने वाले धन को बांटना पड़ा था। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर विभाजन नहीं होता तो हमें इस तरफ सेना खड़ी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इस तरफ सेना खड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर हम इसी मोर्चे को तैयार करते अपना। समझ में आ रही बात? तो ये सारी समस्याएं थी, इसीलिए पंडित नेहरू दोनों तरफ दुश्मन नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं चाहते थे क्योंकि अगर दोनों ही पड़ोसी बड़े पड़ोसी हमारे दुश्मन बन जाएंगे तो हमारा सैन्य बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर हम सेना पर ही खर्चा कर देंगे तो देश के विकास को कैसे चलाएंगे, फिर देश के विकास को फिर बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? अगर हम बंदूकें खरीदने पर ही पैसा खर्च करेंगे तो फिर हमारे देश को गरीबी से हम कब निकालेंगे? देश को गरीबी से भी तो निकालना था। आपको मैं पहले बता चुका हूं, उस समय हमारी 85% जनसंख्या गरीब थी। पहले बता चुका हूं, 85% जनता हमारी गरीबी में जूझ रही थी। समझ रहे हो आप? इस बात को भी समझो आप। तो इन सबको भी तो गरीबी से निकालना था ना, और भुखमरी की चपेट में थे हम। और अगर हम अपने खेत को सही से उर्वरक नहीं करते तो हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ती, अमेरिका की नीतियों में चलना पड़ता। तो समस्याएं कम नहीं थी भारत के सामने, बहुत सी समस्याएं थी। इसीलिए नेहरू ने दोनों मोर्चों पर दुश्मन बनाने की नहीं ठानी। आज जो नेता संसद में नेहरू को गाली देने खड़े हो जाते हैं, अगर वो उस समय उस स्थिति में होते ना, पैंट ढीली हो जाती उनकी। आज जिस स्थिति में भारत है, जो दे दिया गया है भारत को इस समय, अगर उस स्थिति में होते तो पैंट ढीली हो जाती, पता चल जाता कि देश चलाना कितना मुश्किल है। देश चलाया नहीं है, उन्होंने देश बनाया है, ये बात याद रखना। उन्होंने देश चलाया नहीं है, आज के लोग देश को चला रहे हैं और उन्होंने देश को बनाया। बनाने में और चलाने में बहुत अंतर होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। नेहरू ने इस देश को बनाया, शेप अप करा है, और गलतियां सबसे होती हैं, और उस समय हमारी सेना इतनी मजबूत नहीं थी।
मैं मानता हूं गलतियां उनसे हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने गलतियां नहीं की हैं, लेकिन आज के नेता गलतियां भी करते हैं तो स्वीकारते भी तो नहीं है कि हमने गलतियां की हैं। हमने गलतियां की हैं, वो तो स्वीकारने को भी तैयार नहीं होते। तो ये बात है, आप मेंटेलिटी को समझो आज की। आपको इसीलिए मैं बता रहा हूं कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, हर चीज परिस्थिति पर निर्भर करती है, परिस्थिति पर निर्भर करती है। देखो जैसे मैं नॉन वेज नहीं खाता, लेकिन भाई अगर मैं सुदूर एरिया में हूं जहां वेज है ही नहीं, तो अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे नॉन वेज खाना पड़ेगा ना भाई। जहां जैसी चीज उपलब्ध होगी वहां वैसा ही काम करना पड़ता है। तो देश किस समस्या में था वो भी तो समझो आप। अगर देश बहुत खुशहाल होता तब हम चीन से हार जाते तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होती। हमारी सेना मजबूत होती तब हम हार जाते तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होती। लेकिन हमने ऐसा भी नहीं है कि हमने मुकाबला नहीं किया, हमने अच्छा मुकाबला किया और हमने चीनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर भी किया। ठीक है, आगे सुनो। समकालीन विश्व राजनीति के पहले अध्याय में क्यूबा के मिसाइल संकट की चर्चा की गई थी। क्या आपको इस घटना की याद है जिस समय पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्तियों की तानातनी से पैदा इस संकट की तरफ लगा हुआ था? ठीक उसी समय चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी तथा व्यापक स्तर पर हमला किया। पहला हमला एक हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वे पहले से हमले से पहले के वक्त तैनात थी। लद्दाख के इस एरिया में भारत ने डट कर मुकाबला किया, लेकिन इस एरिया में भारत वैसा मुकाबला नहीं कर पाया जिस तरह मुकाबला किया जाना था। क्यों नहीं कर पाया? मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस एरिया की सिक्योरिटी के लिए भारतीय सेना नहीं, उस राज्य की पुलिस डिप्लॉयड थी। तो पुलिस के पास उस प्रकार के हथियार नहीं होते जिस प्रकार के सेना के पास हथियार होते। आपको भी पता है, सबको पता है। तो और चीन ने जो समय चुना था युद्ध के लिए, वो समय बहुत ही विकराल था। आप भी जानते हैं कि वो विश्व युद्ध का समय था और उस क्यूबा मिसाइल संकट का समय था जिस समय दोनों महाशक्तियां क्यूबा में आपस में भिड़ी हुई थी। उसी समय को उसने चुना, जिस कारण से भारत किसी से भी मदद नहीं ले पाया, किसी से भी मदद नहीं ले पाया और कोई उस समय भारत की मदद करने की स्थिति में था भी नहीं। इसीलिए चीन वो हरकत कर पाया और इस एरिया में भारत के बहादुर जवानों ने डट कर मुकाबला किया और भारत के सिर्फ 120 जवानों ने, 120 जवानों ने, यादव 120 जवानों ने चीन के 1200-1300 सैनिकों को मुंह की खाने के लिए मजबूर कर दिया। उनके रेजांगला का युद्ध आपको याद हो तो, रेजांगला का युद्ध 1962 का युद्ध है, जिसमें यहां रेजांगला में तैनात भारतीय सेना के यादव वीर जवानों ने चीन की सेना के दांत खट्टे कर दिए। सिर्फ 120 जवानों ने 1200 से 2000 सैनिकों को मारा चीन के। किसी को विश्वास नहीं हुआ। जब भारतीय सेना वहां पर गई सर्वे करने के लिए, तब भारतीय सेना को भी यह विश्वास हुआ कि हमारे सैनिकों ने कितनी ज्यादा वीरता का काम किया। चीन को पता चल गया कि सबसे टकराना है, लेकिन भारतीय सेना से नहीं टकराना है, क्योंकि भारतीय सेना में
जज्बात है और वीरता की पूरी भूख है कि जब वो लड़ती है तो सिर्फ लड़ती है और अपनी जमीन के लिए लड़ती है, अपने हक के लिए लड़ती है, कभी किसी पे अन्याय करने के लिए नहीं लड़ती। तो जो गलत नहीं होता वो कभी नहीं हारता और जो गलत होता है वो कभी जीत नहीं सकता। इस बात को समझो आप। समझ में आई बात? आगे सुनिए। तो एक मोर्चे पे भारत कमजोर हो गया, लेकिन एक मोर्चे पे भारत ने डटकर मुकाबला किया। ठीक। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना। क्यों बना रहा था तटस्थ सोवियत संघ? क्योंकि चीन उसी की विचारधारा से चलता था, तो चीन उसका चेला था, तो इसीलिए चीन और भारत के युद्ध के मामले में सोवियत संघ ने भारत की मदद नहीं की, ना भारत की मदद की और ना ही चीन की मदद की। वो तटस्थ बना रहा, न्यूट्रल बन गया। समझ में आई बात? क्यों बन गया? क्योंकि चीन उनकी विचारधारा का अनुसरण करता था, इसीलिए। ठीक। आगे सुनिए। तो भारत को चीन युद्ध के समय अमेरिका और ब्रिटेन की मदद लेनी पड़ी। ठीक। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नजदीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई। चीन के इरादों को समय रहते न भाप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव में पटकनी खाई। देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा था। पहली बार पंडित नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो पास नहीं हुआ। ठीक है। और बहुत सारे राज्यों में उपचुनाव हुए और उन उपचुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। और इस युद्ध ने जो राष्ट्रवाद की भावना खत्म हो रही थी भारत में, उस राष्ट्रवाद की भावना को पुनः पनपा दिया। भारत की जनता में फिर देश प्रेम की भावना पैदा हो गई और फिर भारत को अपनी सेना के विकास के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत के इन 3 युद्धों ने भारत को 30 साल पीछे कर दिया है, क्योंकि जो भारत के विकास पे पैसा लगना था वो पैसा हमें हमारी सेना पर लगाना पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूं युद्ध किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। युद्ध हमेशा विनाश लाता है। युद्ध हमेशा क्या लाता है? विनाश। और विनाश लीला देखनी है तो युद्ध करो, नहीं तो युद्ध मत करो, क्योंकि युद्ध हमेशा लोगों को मारता है और युद्ध हमेशा आपकी विकास को बाधित करता है। ये बात जान लो आप। समझ में आई बात? आगे सुनिए। तो इस युद्ध ने नेहरू की छवि पर, देश की छवि पर और कांग्रेस की छवि पर एक पट्टा लगा दिया। एक पट्टा लगा दिया। ठीक है। और कांग्रेस की बहुत आलोचना हुई, नेहरू की बहुत आलोचना हुई, पर नेहरू ने उस आलोचना को सहा और उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने चीन की मानसिकता को समझने में भूल कर दी। फिर उन्होंने देश की सेना के विकास के लिए जो करना था वो कदम उठाए और भारतीय सेना को मजबूत किया गया। भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर
बड़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। यह इलाका अत्यंत पिछड़ी दशा में था और अलग थलग पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका चुनौतीपूर्ण था। चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नई तरतीब में ढालने की कोशिशें शुरू की गई। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला। तो इस प्रकार से आजादी के बाद हमने इस एरिया पे ध्यान देना ही छोड़ दिया था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद हमने इस एरिया पे पुनः ध्यान देना प्रारंभ किया और हमने इसके विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाए। अब आते हैं, समझ लेते हैं कि तिब्बत क्या है। तिब्बत को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि तिब्बत भारत और चीन के युद्ध के होने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो सुनिएगा तिब्बत क्या है। तिब्बत सुनना, यह मध्य एशिया का एक मशहूर पठार है। ये एक पठारी एरिया है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मसला रहा है। अतीत के समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया और कई दफा तिब्बत आजाद भी हुआ। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के ज्यादातर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया। 1954 में जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो इसके प्रावधानों में एक बात यह भी शामिल थी कि दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। ये याद रखना, पंचशील समझौता कब हुआ है? पंचशील समझौता कब हुआ है? 1954 में। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। तो इस समझौते में चीन और भारत ने एक क्लॉज पर साइन किया कि हम दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पर भारत, ये फिर से सुन लो, भारत कभी भी तिब्बत को चीन का पार्ट नहीं मानता था। भारत कभी भी तिब्बत को चीन का पार्ट नहीं मानता था। इसीलिए उसने पंचशील समझौते में उसने पंचशील समझौते के अनुसार, क्योंकि भारत कभी मानता ही नहीं था, लेकिन चीन तिब्बत को हमेशा अपना पार्ट मानता था, इसीलिए उसने भारत पर आरोप लगाया कि आपने पंचशील समझौते का उल्लंघन किया है, आपने मेरे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर किया। क्योंकि वो क्या मानता था? तिब्बत को अपना इंटरनल पार्ट, लेकिन भारत कभी भी उसको इंटरनल पार्ट नहीं मानता। सुनना, चीन ने इस प्रावधान का अर्थ लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। 1956 में चीनी शासनाध्यक्ष चाओ एन लाई भारत के आधिकारिक दौरे पर आए तो साथ ही साथ तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत पहुंचे। उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू को दी। चीन आश्वासन दे चुका था कि तिब्बत को चीन के अन्य इलाकों से कहीं ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। 1958 में चीनी
आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को चीन की सेनाओं ने दबा दिया। स्थिति बिगड़ती देखकर तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत में शरण मांगी। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया। पिछले 50 सालों में बड़ी संख्या में तिब्बती जनता ने भारत और दुनिया के अन्य देशों में शरण ली है। भारत में खासकर दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बड़ी बस्तियां, जानते हो कहां है तिब्बत के लोग? भारत दिल्ली में कहां है? नहीं जानते? गोलमार्केट में कब दिख गए तिब्बती? मजनू का टीला का नाम सुना है? कभी गए हो? कभी गए हो? गए हो? तो क्या देखा है वहां? सारे नेपाली लोग। नेपाली नहीं है, वो तिब्बती लोग हैं, वो नेपाली नहीं है। उनका भूटान का कोई मंदिर। हाँ, तो वो सब कुछ है। ठीक है, तो वो भारत में और दिल्ली में स्पेसिफिकली आपके मजनू के टीले में तिब्बती लोगों को बसाया गया। और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला का नाम सुना है? धर्मशाला में तिब्बती लोग बसाए गए हैं और दलाई लामा वहीं रहते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की टीम गई थी मिलने। भारत ने दलाई लामा को यहाँ पढ़ दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभवतया तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। दलाई लामा ने भी भारत में धर्मशाला को ही अपना निवास स्थान बनाया है। 1950 और 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आजादी के प्रति अपना समर्थन जताया। इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ शामिल है। जनसंघ का मतलब भारतीय जनता पार्टी। ठीक, चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया है और इस इलाके को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में चीनी बाशिंदों को तिब्बत लाकर वहां बसाने की चीन की नीति का तिब्बती जनता ने विरोध किया। तिब्बती चीन के इस दावे को भी नकारते हैं कि तिब्बत को स्वायत्तता दी गई है। वे मानते हैं कि तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करके चीन वहां साम्यवाद फैलाना चाहता है। तो ये सारी बातें, तिब्बत को बर्बाद करना चाहता है चीन और तिब्बत को चीन अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। लेकिन चीन, जो तिब्बत की जनता है, वो किसी भी रूप में चीन के इस दावे को स्वीकार नहीं करती कि चीन उन्हें ज्यादा आजादी देता है या चीन उन्हें उनके हिसाब से जीने देता है। वो कभी भी इस चीज को नहीं स्वीकार करते। तो यही सबसे बड़ा कारण है भारत और चीन के बीच में युद्ध होने का, कि भारत कभी भी तिब्बत को चीन का अंग नहीं मानता। इसीलिए और भारत तिब्बती लोगों को अपने देश में शरण देता है। इसीलिए और भारत ने तिब्बत के सबसे बड़े नेता दलाई लामा को अपने देश में शरण क्यों दी, इस बात से सबसे ज्यादा किलसा हुआ है चीन। इसीलिए समझ में आ गई बात? तो 1962 के युद्ध होने के पीछे ये सारे कारण हैं, जिनके कारण चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। वो मानता है कि भारत ने जो पंचशील समझौता किया, पंचशील समझौते का भारत ने उल्लंघन किया। समझ में आई बात? उसे लगता है कि भारत ने पंचशील समझौते के अंतर्गत तिब्बत को चीन का पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन भारत कभी भी तिब्बत को चीन का पार्ट नहीं मानता। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।